हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बेटा अभी तक आपने मौर्य साम्राज्य के पूरे प्रशासन की विधि के बारे में पढ़ लिया था। आपने पढ़ लिया था मगध इंपॉर्टेंट क्यों है, और आप पढ़ चुके थे इसमें क्या बाबू, आप पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, दक्षिण के सरदारों के बारे में। किसके बारे में? दक्षिण के सरदार। अब यहाँ पे दक्षिण के राजाओं का कुछ वर्णन दिखाई देगा बेटा। यहां से मैं आपको एक कुछ पॉइंट बताता हूं। दक्षिण के सरदार या हम कहें राजा, ठीक है। दक्षिण मतलब साउथ की बात चल रही है यहाँ पे। कहां की बात चल रही है बाबू? साउथ की। अब साउथ में बेटा 3 सरदारियां उभर के आई थी। एक क्षेत्र बना तमिलकम क्षेत्र। कौन सा? तमिलकम क्षेत्र। अब जो ये तमिलकम क्षेत्र है भैया, ये 3 राज्यों को मिलाकर बन जाता है। कौन कौन से 3 राज्य? आप कह देंगे सर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ये तीनों को मिला के बेटा बन जाता है क्या? तमिलकम क्षेत्र। अब इस तमिलकम क्षेत्र में बेटा सरदारियों का उदय हुआ, नव सरदारियों का उदय, है ना। कुछ नई सरदारियां उभर कर सामने आ रही थी। नई सरदारियों का उदय। वो सरदारियां कौन सी थी भाई? चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे, ठीक है। अब चोल, चेर, पांडे ये बेसिकली साउथ इंडिया की मुख्य सरदारियां थी। अब बेसिकली अगर मैं सरदारी की बात करूं तो इधर एक वर्ड आता है भाई सरदार, ठीक है। ये सरदार का मतलब वो जो सरदार जी होते हैं वो वाला सरदार नहीं है ना। इधर सरदार का मतलब है बेटा पैसिफिक। जब हम बात करते हैं पहले के जमाने में तो क्या हुआ करता था बाबू, पूरा ना मतलब ऐसा नहीं चलता था जैसा कि आज चलता है। बड़े बड़े साम्राज्य हैं, है ना, बड़ी बड़ी सरकारें, ऐसा नहीं था। अब आज से कुछ साल यानी कि लगभग 100-150 साल पहले राजा होते थे, लेकिन ये वो टाइम भी नहीं है कि भैया राजा बन सके। ये लोग क्या करते थे? जंगलों में निवास करते थे। जंगलों में निवास करते थे, है ना। और इनके क्या होते थे बेटा? छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, है ना। छोटे क्षेत्र का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दूं, यहाँ की जनसंख्या कम होती थी, ठीक है। जनसंख्या क्या होती थी बाबू? कम होती थी। तो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में क्या दिखाई देता होगा? आप कहेंगे भैया कोई बहुत बड़ा साम्राज्य तो नहीं रहा होगा, है ना। कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं रहा होगा। अब ये क्या रहता था बेटा, यहाँ पे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में साम्राज्य ना होकर सरदार बनते थे। कबीला होता था, कबीले का जो प्रमुख होता था, कबीले का प्रमुख। प्रमुख का मतलब जो पूरे कबीले को ध्यान रखता था या कंट्रोल करता था, उसी कबीले के प्रमुख को क्या कहते थे बेटा? सरदार कहते थे। क्या कहते थे? सरदार, ठीक है। ये बेसिकली जो सरदार होते थे इनका काम क्या क्या होता था? युद्ध का नेतृत्व करना, ठीक है, अनुष्ठान का नेतृत्व करना, कोई भी मान लो भैया फंक्शन है ना, कोई त्योहार है या कोई भी मामला है तो उसे लीड करना। उसके साथ हम देख सकते हैं क्या बेटा? आपसी लड़ाइयों पर फैसला देना। आपसी लड़ाइयों पर फैसला देना, है ना। ये सब काम होते थे किसके बेटा? सरदार के, ठीक है। सरदार इन सब कामों को कंट्रोल करते थे और भी कई सारे काम करते थे, जैसे कि युद्ध में जो भी सामान जीते उसे अपने साथ गए सेनापतियों में बांट लेते थे। और ज्यादातर जो सेना में शामिल लोग होते थे वो सरदार के परिवार के ही सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। और अगर आगे की थोड़ी सी बात करूं तो बेटा यही कबीले धीरे धीरे जाके कई बड़े बड़े साम्राज्यों में भी बदले। जैसे कि आप एक चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे कबीले थे जो जाके आगे पूरा साम्राज्य बना लिए, ठीक है, पूरा एम्पायर तैयार कर लिए, ठीक है। आगे बेटा सरदार समझ, ठीक है। बेसिकली जो इधर एक वर्ड था दक्षिण के राजा, वो समझ आ गया।
आगे अगर हम बात करें तो इधर आता है बेटा एक वर्ड आता है देविक राजा। क्या आता है एक टॉपिक? देविक राजा। देविक राजा का मतलब क्या है बाबू? डिवाइन किंग। क्या है? डिवाइन किंग। डिवाइन किंग का मतलब क्या होता है तो आप याद रखेंगे बेटा, डिवाइन किंग का मतलब है यहाँ पे बेसिकली क्या कि देखो ज्यादातर जो राजा महाराजा होते थे खुद को डिवाइन पसंद करते थे, बताना है ना, यानी कि खुद को क्या कहते थे, उनका मानना था अगर वो देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, खुद को देवी देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाते थे। अब देवी देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाने का क्या फायदा मिलता था उन्हें? अब जैसे कि भाई मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, मैं बोल दूं बेटा मुझे मां सरस्वती ने भेजा है आपको ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? वाह सर तो खुद मां सरस्वती के भेजे हुए इंसान है। अब खुद मां सरस्वती के भेजे हुए इंसान है तो भैया बढ़िया ही पढ़ाएंगे, है ना, फिर मैं जो बोलूंगा वो आप करते जाओगे। ऐसा ही कुछ होता था। जो राजा होते थे हमेशा अपने आप को देवी देवताओं से जोड़कर बताते थे, यानी कि उनका मानना था कि उन्हें देवी देवताओं ने ही भेजा है। ऐसा करने के लिए वो कई सारे ऐसे काम करते थे जिससे कि प्रूफ हो उनका कहीं ना कहीं देवी देवताओं से कनेक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं मथुरा के मार्ट में है ना गुप्त साम्राज्य की मूर्तियां भी मिली है ना। क्या चीज? गुप्त साम्राज्य की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य के शासकों ने अपने आप को क्या बोला है भाई? देवपुत्र बताया। क्या बताया है? देवपुत्र। जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं किससे? चीन के शासकों से। चीन के शासक खुद को क्या बताते थे? चीन के शासक खुद को क्या बताते थे भाई? स्वर्गपुत्र। क्या बताते थे? स्वर्गपुत्र। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को क्या बताया भाई? देवपुत्र बताया। आगे बात समझ, ये है बेटा देविक राजाओं को, यानी कि अपने आप को देवी देवताओं से जोड़कर दिखाने की कहानी। मुख्य तौर पर बेटा यही है जितने पॉइंट बता रहा हूं, है ना। ऐसा ही इससे संबंधित एक वर्ड आ जाता है बेटा प्रशस्ति। अब देवी देवताओं से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए अपने आप को क्या लिखवा देते थे वो? प्रशस्तियां। अब प्रशस्ति का मतलब क्या होता है बेटा? प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा में लिखी गई कहानियां। राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कहानियां। अब जैसे मान लो भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब मम्मी सामने बैठी है, मम्मी पूछ रही है बेटा खाना कैसा बना है? मम्मी आज तक ऐसा खाना नहीं खाया, होटल 5 स्टार होटल फेल हो जाएगा मम्मी बिल्कुल। चाहे पता लगे यार आप एक चीज तो जानते हो कि बेटा माँ के स्वाद जैसा कहीं पे भी नहीं है कोई स्वाद, है ना। लेकिन कई बार माँ भी गलती कर देती है। बेसिकली क्या भाई, कभी नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया। अब ऐसी कंडीशन में मम्मी पूछ रही है बेटा खाना कैसा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो आपके करेले पसंद नहीं है। अब मम्मी ने पूछा बेटा कैसे बने हैं करेले? अरे मम्मी बहुत अच्छे बने हैं। अब पता लगा यार, बोल दिया मम्मी क्या बनाया है, करेले नहीं खाता मैं। मम्मी कह रही है बेटा मत खा, अब बैठ यार चुपचाप। करेले भी हाथ से जाएंगे नहीं जाएंगे? नॉर्मल सी बात है भाई, महारानी है वो तो। ऐसा ही अगर हम बात करें राजा के सामने, अब राजा के बेटा दरबारी कवि होंगे। क्या होंगे? दरबारी कवि। अब जब शासक के दरबारी कवि होंगे, अब वो दरबार के कवि क्या राजा के विरुद्ध लिख देंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे ही वो राजा के विरुद्ध लिखेंगे राजा तो उन्हें निकाल देगा। आई बात समझ? ऐसा ही बेटा एक दिखता है हमें एग्जाम्पल प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें बेटा गुप्त साम्राज्य के सबसे पावरफुल शासक है ना, सबसे शक्तिशाली शासक किसके बारे में लिखा हुआ है बेटा? तो आप कहेंगे सर गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और ये लिखी किसने है बेटा? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, और ये लिखी है हरिश्रेण ने। किसने? हरिश्रेण। याद रखना समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर हरिश्रेण है। क्या है? हरिश्रेण। और आपको यहां से एक और पॉइंट बेटा पता लग जाएगा कि जो हरिश्रेण ने एक पुस्तक लिखी है, आप उसे एक बार ना नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ में पढ़ के देख लेना। उसमें सारा समुद्रगुप्त तो देवताओं के संबंध बताया, यानी ये बताया भाई बहुत बलशाली हैं, अच्छे के साथ अच्छा करते हैं, बुरे के साथ बुरा करते हैं।
इनके जैसा कोई नहीं है, इस धरती पे इनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, इन्हें कंपटीशन कोई भी नहीं दे सकता। ये पवन देव के समान है, ये बेसिकली धन कुबेर के समान है। कई सारी ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई हैं जो दिखाती हैं कहीं ना कहीं इनका देवी देवताओं से कनेक्शन है। उम्मीद करता हूं यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है सर, आखिरकार जब ये पॉइंट, ये तो सारे क्लियर हो गए हैं ना, अब जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी? जनता के मन में राजा की छवि, राजा की छवि, देखो जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी इसका खास उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बताया बेटा अभिलेख हो गए, चाहे प्रशस्ति हो गई, है ना, जो भी इतिहास लिखा गया कहीं ना कहीं राजाओं के पक्ष में लिखा गया। तो क्या राजाओं के पक्ष में लिखते हुए ये बता देंगे कि राजा ने जनता के साथ बुरा हाल भी किया था? हमेशा क्या बताया जाता है कि राजा तो जनता के लिए वरदान था, राजा ने जनता के लिए ये कर दिया, राजा ने जनता के लिए वो कर दिया। भैया राजा ने तो पहाड़ उखाड़ दिए, राजा ने जनता के लिए अपना सीना चीर के रख दिया, खून निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या कभी बताया कि जनता से उसके बदले उसने क्या क्या करवा लिया? नहीं बताया गया। क्योंकि अगर आप बेटा चाहे बात कर लो आज के टाइम पे भी मीडिया की, मीडिया किसकी होती है जी? प्रधानमंत्री की होती है मीडिया पूरे तरीके से। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, आज से 10 साल पहले जो मीडिया आज कांग्रेस को घास तक नहीं डालती, आज से 10 साल पहले कांग्रेस उनके लिए माई बाप थे या नहीं थे? आप कहेंगे सर बिल्कुल थे। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, जिससे पैसा मिलना है उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा और अच्छा ही बोलना पड़ेगा। अगर हमने विरोध कर दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आई बात समझ? तो ऐसा ही राजाओं के बारे में भी होता था। लेकिन एक डॉक्यूमेंट मिलता है हमें, एक जातक कथा मिलती है। क्या मिलती है? जातक कथा। जिस जातक कथा का नाम क्या है भाई? गंदा तिंदु। क्या नाम है? गंदा तिंदु। गंदा तिंदु नामक, ये बेटा हाईलाइट कर लेना, थोड़ा सा यार बारीक लिखा गया मुझसे, याद रख लेना। गंदा तिंदु लिखा हूं मैं। क्या लिखा हूं? गंदा तिंदु। तो जो गंदा तिंदु नाम की जातक कथा है उसमें बताया है, उसमें जनता ने अपनी पीड़ा बताई है। जनता ने क्या पीड़ा बताई है कि भैया हम तो बहुत 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 ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं हमें रात को जो आते हैं वो कौन आते हैं भैया? डाकू लूट के ले आते हैं। दिन में राजा के टैक्स कलेक्टर डाकुओं के रूप में आके लूट के ले आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पूरा साम्राज्य हमें लूट मार का शिकार बनाया हुआ है। यहां से एक हकीकत पता लगी। आई बात समझ? तो ये कुछ टॉपिक थे बेटा आज की क्लास के जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अगली क्लास में इस चैप्टर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। बस बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपको बिल्कुल ऐसे क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं बेटा जैसा कि लाइक एक आप इंस्टीट्यूट पढ़ दें, फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है। बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।